बुरा तो बहुत लगता होगा कि पिताजी बाहर खड़े हैं और मैं आउट होके बाहर जा रहा हूँ। पहले तो मैंने कहा कि नहीं सर फाउल तो नहीं हुआ है, लेकिन उसने कहा कि फाउल हो गया है और मेरी मतलब उठने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कैसे करके मैं फ़ोन निकाल के पापा को बताऊं कि पापा मेरा ऐसा सिलेक्शन नहीं हुआ है। जब आप ठोकरे खाते हो ना, उससे समझ में आती है, यस सर। क्योंकि बचपन से कोई ऐसा नहीं होता है। परिवार में सर कहीं भी कोई सरकारी नौकरी कभी नहीं लगी है तो अच्छा, आप पहले सरकारी, यस सर, तो मतलब सीधा इंस्पेक्टर। हाँ सीधा इंस्पेक्टर। कोई बोलता था तो मुझे लगता है कि यार ये क्या बता रहा है, खराब ख़राब भी लगता था बहुत ज़्यादा। एक क्लोज रिलेटिव थे, उन्होंने मुझसे बोला था कि ना जाने लाखों बच्चे घूम रहे हैं तो तुम्हारा क्या हो जाएगा। तो मुझे बोल दिया कि अरे एनडीए थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है, एनडीए तो बड़े लोग करते हैं। अब हमें बड़े लोग समझ में नहीं आता, वो बड़े लोग कौन होते बड़े हैं? लोग कौन होते इंग्लिश में एक कहावत है, दैट डिफिकल्ट रोड्स ऑलवेज लीड टू सक्सेस। रास्ता जितना कठिन होगा, हमेशा सफलता उतनी शानदार होगी। तो दोस्त, इसी कठिन रास्ते से होकर गुजरते हुए हमारा एक छोटा सा भाई, स्टूडेंट, और आपका बड़ा भाई, भाई का नाम है देवराज द्विवेदी और भाई को मिला है एक्साइज इंस्पेक्टर। तो ये एक्साइज इंस्पेक्टर की कहानी कितनी आसान थी या कितनी टफ थी, और इसमें कौन कौन सी वो प्रॉब्लम्स आई, उन सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। और कैसे एक हिंदी मीडियम का लड़का एक इंस्पेक्टर बन जाता है सीजीएल में, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। और एक गांव में बैठा हुआ बच्चा सोचता है कि यार मैं तो एसएससी सीजीएल नहीं निकाल सकता। ये बहुत टफ है, ऐसी चीज़ें धारणाएं बना दी जाती हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर देवराज कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। और रास्ता बिल्कुल भी देवराज के लिए आसान नहीं था, बहुत मेहनत करी है। मैंने लिखा, अभी मैं पूछ ही रहा था, तो बहुत स्ट्रगल रहा है। कौन कौन से एग्जाम्स निकाले हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे कि इस सीरीज़ में अगर हम शुरू करें, तो वैसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि देवराज जो है यूपी के कन्नौज जिले से हैं और हिंदी मीडियम से यानी कि यूपी बोर्ड से ही स्कूलिंग भी रहा है। और कहाँ से शुरुआत हुई, 2020 में, यानी कि कोरोना वाला जो पीरियड था उसमें 12th क्लास हुआ। फिर उसके बाद पहला एग्ज़ाम जो इन्होंने दिया, यानी कि जब ये मुझसे जुड़े थे, तो सन 2021 एयरफोर्स का एग्ज़ाम, यानी कि डिफेंस के लिए तैयारी की, तो एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया, फाइनल नहीं हो पाया। एफकेट दिया, उसके बाद फाइनल नहीं हो पाया, यानी कि एसएसबी में आउट हो गए। फिर उसके बाद एसएससी एमटीएस भी साथ में दिया, फाइनल नहीं हो पाया। एसएससी जीडी दिया, एक बार फिजिकल नहीं हुआ, एक बार फाइनल नहीं हो पाए। सीपीओ एसआई 2 बार दिया, 2024 और 2023, एक बार फिजिकल देने ही नहीं गए और एक बार आउट हो गए फिजिकल में। उसके अलावा सीएचएसएल 2 बार दिया, एक बार कंप्यूटर में ही बाहर हो गए। इस बार 2025 में जो बच्चे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मैं क्या कहूँ कि सीएचएसएल में पहले ही भाई बाहर हो गया था। इस बार तो बच्चे चलो 25 में बाहर हुए हैं, ये पहले ही बाहर हो गया था सीएचएसएल में, तो पहले से ही दिक्कत थी। लेकिन चलो फिर बाद में मेहनत करी होगी, क्योंकि लगा कंप्यूटर भी गड़बड़ कर सकती है, हल्के और में लिया था। हल्के में ले लिया था। न जाने कितनों ने कंप्यूटर को हल्के में ले लिया है। अच्छा, फिर सीएचएसएल दूसरी बार 2 नंबर से बाहर हुए और फाइनली अब एक्साइज इंस्पेक्टर आपके सामने हैं भाई। तो देवराज, बहुत लंबी जर्नी है। मैं तो जब ये लिख रहा था तो मैंने कहा यार इतना एग्जाम्स, और लोग कह देते हैं कि किस्मत अच्छी थी। ये एक बहुत बड़ा मतलब व्यंग है, और मुझे बड़ा दुख होता है उस चीज़ को लेकर, जब किसी बच्चे की और उसके साथ जुड़े हुए सारे टीचर्स, सभी माँ बाप की मेहनत को सिर्फ एक किस्मत कह दिया जाता है। तो मुझे बड़ा दुख होता है उस चीज़ के लिए। खैर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई हो आपको एक्साइज इंस्पेक्टर बनने पे। हम बहुत सारे सवाल लेंगे आपसे, आपकी जर्नी कैसी रही, कहाँ से स्टार्टिंग हुई, और क्योंकि आप यूपी बोर्ड से हैं और सीजीएल जिसमें इंग्लिश का सबसे बड़ा रोल है, 135 मार्क्स जो कि एक सबसे बड़ा पार्ट है ना, तो वो कहीं ना कहीं हम उसके बारे में भी जानेंगे आपसे। और जीएस, क्योंकि जीएस को लेकर भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो वो सारी चीज़ें भी पूछेंगे। लेकिन शुरुआत में हम सबसे पहला ही क्वेश्चन मेरा एक रहेगा आपसे कि आपकी इस जर्नी में पेरेंट्स का कितना रोल है। मैं ये क्वेश्चन एक्चुअल में इसलिए करना चाहता हूँ कि जब बच्चे इसको देखते हैं पॉडकास्ट को, तो कहीं ना कहीं माँ बाप भी साथ में देखते हैं, या नहीं देखते हैं तो मैं कहता हूँ दिखाना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स का अगर सपोर्ट ना हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। टीचर सेकेंडरी है, सबसे पहले पेरेंट्स आते हैं, फिर उसके बाद टीचर आते हैं। हालांकि टीचर का भी मैं एक रोल बताऊंगा कि क्या होता है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग टीचर के रोल को भी इग्नोर कर देते हैं, बट वो उसके बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे। पहले आप बताइए पेरेंट्स का रोल कितना है। सर मुझे लगता है कि अगर मैं आज आपके सामने बैठा हूँ तो इसमें सिर्फ मतलब मेरे पेरेंट्स का हाथ है, बहुत ज़्यादा हाथ है, उसके बाद मेरे टीचर्स का हाथ है। क्योंकि सर जब मैं लगातार एग्जाम से फेल हो रहा था तो कोई मुझे भरोसा नहीं कर रहा था, मेरे परिवार वाले। लेकिन मतलब मेरे पिता और मेरे माता जी को मेरे को बहुत भरोसा था। वो मतलब मेरी माँ बहुत ही रिलीजियस पर्सन है, तो वो मतलब मंदिरों में जाती थी और यही मांगती थी कि कैसे भी करके मेरे बेटे का कहीं पे सिलेक्शन हो जाए।
क्योंकि उस टाइम मतलब मैंने जितने भी एग्जाम निकालता था लेकिन किसी न किसी तरीके से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता था। वो नहीं होते। तो सर उनको भरोसा रहता था, हालांकि वो मुझसे सामने से कुछ नहीं कहते थे, हम्म लेकिन मतलब उनको ये रहता था कि हाँ कोई बात नहीं, नहीं निकला। हम्म और जब भी कोई फिजिकल होता था तो मेरे पापा मेरे हमेशा साथ ही जाते थे। अच्छा, फिजिकल दिलाने। हाँ, और मैं मतलब काफ़ी बार ऐसा हुआ सर, सिर्फ यूपी पुलिस का फिजिकल था जिसमें मैं पास हुआ था। उसके अलावा सभी फिजिकल में मतलब पापा साथ में गए और सभी में ही मैं फेल हुआ हूँ। वो कहीं 1 सेकंड से 2 सेकंड से फेल हुआ। तो जब मैं बाहर होके निकल के आ रहा था फेल होके, तो फिर मतलब पापा उदास होते थे, लेकिन वो कहते थे कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, कोई अच्छी पोस्ट पे हो जाए। बुरा तो बहुत लगता होगा कि पिताजी बाहर खड़े हैं और मैं आउट होके बाहर जा रहा हूँ, तो उस समय कैसा फील आता था? सर 2024 के एसएससी सीपीओ के फिजिकल में मेरी तैयारी रनिंग की बहुत अच्छी थी। अच्छा। तो मैंने रनिंग कर निकाल ली थी, स्प्रिंट निकाल ली थी। उसके बाद सर लॉन्ग जंप की मेरी तैयारी अच्छी थी, लेकिन पता नहीं कैसे मतलब 3 अटेम्प्ट मिलते हैं सर उसमें, लेकिन मतलब कुछ ऐसा वहाँ पे हुआ कि मुझे 2 अटेम्प्ट मिले और मैं मतलब नहीं हो पाया, मेरा फाउल हो गया था। 3 मिलते हैं लेकिन उसमें तो सर वो वहाँ के स्टाफ से मतलब कुछ ऐसा हो गया कि मतलब मैं जो फर्स्ट टाइम था मैं भागा, मैं जंप ही नहीं किया मैं, क्योंकि सर थोड़ा सा मतलब अंदर से डर होता है, तो खराब हो गया तो खराब हो गया। मैं जंप ही नहीं किया, मैं खड़ा हो गया और उन्होंने दिया नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं अटेम्प्ट हो गया आपका। तो मुझे लगा सेकंड अटेम्प्ट निकल ही जाएगा। सेकंड अटेम्प्ट लिया तो वो फाउल हो गया, थर्ड अटेम्प्ट लिया वो भी फाउल हो गया। एक्चुअल में क्या होता है, क्योंकि मैंने जब अपना फिजिकल दिया था, तो अगर एक बार गड़बड़ हो जाए तो उस समय पर इंसान धड़कनें तेज हो जाती हैं, तो बॉडी से कंट्रोल छूट जाता है, जबकि वो टफ नहीं है। सेम पेपर में भी ऐसे ही होता है कि अगर हम एक बार घबरा गए थोड़ा सा तो पूरा पेपर खराब होना है, जबकि बाहर आके वो आसान है। लेकिन बाहर आके लगता है कि अरे ये तो बहुत इजी था, लेकिन मतलब जब हम लोग वहाँ पे होते हैं तो वो प्रेशर अलग ही होता है। तो जब मेरा फर्स्ट टाइम नहीं हुआ तो मुझे लगा कि अरे 2 अटेम्प्ट है, एक में तो हो ही जाएगा, लेकिन जब सेकंड भी नहीं हुआ तो मतलब मेरे हाथ, क्योंकि मतलब जो 90% बच्चे थे वो, क्योंकि सर जो रनिंग निकाल लेते हैं उनके लिए लॉन्ग जंप निकालना तो ईजी होता है, तो बाकी सब निकाल के जा रहे थे, कुछ 5-6 बच्चे ही बैठे हुए थे, तो मैं उनके साथ बैठा हुआ था। मैं सोच रहा था कि लास्ट अटेम्प्ट है, और मैं घर पे क्योंकि लॉन्ग जंप अच्छे से खासे निकाल रहा था, 13-14 फुट निकाल रहा था, लेकिन अंदर से इतना मैं डर गया था, हाथ पर इतने तेज काफे लगे, तो मैं कहा कि कैसे भी करके तो निकालना ही पड़ेगा। लेकिन सर लास्ट टाइम दिया वो भी फाउल हो गया। मतलब वो अटेम्प्ट तो मेरा 12 फुट चाहिए होता, लेकिन मैं 13 फुट कर लिया था, लेकिन वो मेरा फाउल हो गया कहीं ना कहीं। तो जैसे मुझे लगा कि क्योंकि सर जैसे मैंने जंप ली और मुझे पता था कि हाँ 13 फुट हो गया है, तो मैं उस साइड जाने लगा जहाँ पे सिलेक्टेड बच्चे बैठे थे, तो वो जो पीछे इन्विजिलेटर था उसने कहा कि अरे नहीं फाउल हो गया। तो पहले तो मैंने कहा कि नहीं सर फाउल तो नहीं हुआ है, लेकिन उसने कहा कि फाउल हो गया, ऐसा नहीं। तो सर जैसे उसने कहा फाउल हो गया, मैं तो वहीं पे बैठ गया। सक्सेस मिलते मिलते और मतलब सर जैसे नहीं एकदम दिल बैठ जाता है। हाँ बिल्कुल। तो पहले तो मुझे सर यकीन ही नहीं हुआ कि मुझे लगा कि हो सकता है 2 अटेम्प्ट ही हुए हैं, सबको 3-3 मिलते हैं, तो हो सकता है अटेम्प्ट बाद में देंगे। तो मैं चुपचाप बैठ गया जाके, सर धीमे धीमे करके सारे बच्चे खत्म हो गए, मतलब जो जितने भी थे सब हो गए सेलेक्टेड। अब जो अनसिलेक्टेड रह गए थे 10-12 वही बैठे थे। अब सर मैं भी उनके बीच में बैठा हूँ, मुझे लग रहा है कि 2 ही अटेम्प्ट हुए हैं। अब सर मेरे दिमाग में तो चीज़ ये चल रही थी कि शायद मुझे तीसरा अटेम्प्ट मिल जाएगा, और लेकिन भरोसा ये तो पता ही था कि मुझे कि हाँ कि मेरा फिजिकल रह गया है, लेकिन मन में ये चला था कि शायद तीसरा अटेम्प्ट मिल जाए। थोड़ी देर बैठे सर, फिर उन्होंने कहा कि जो अनसेलेक्टेड बच्चे हैं वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के जाइए। तो सर फिर तो मैं मतलब वहाँ से उठा ही नहीं, मैं तो वहीं लेट गया, और 2 घंटे में कम से कम वहाँ रोया होऊंगा। और मैं फ़ोन था मेरे पास, लेकिन मैं हिम्मत नहीं पड़ी थी पापा बताने की, जबकि जहाँ पे फिजिकल हो रहा था वहाँ से 200 मीटर दूर ही पापा खड़े होंगे, और मेरी मतलब उठने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कैसे करके मैं फ़ोन निकाल के पापा बताऊँ कि पापा मेरा ऐसे में सिलेक्शन नहीं हुआ है। अगर फेलियर होने पे किसी लड़के को ये डर लग जाए कि मैं अपने बाप को क्या बताऊंगा, तो समझो लड़का जिम्मेदार है। वो जानता है कि मुझे कैसे ना कैसे करके खुशी देनी है, और वो डर कहीं ना कहीं आपके मन में बैठ गया था कि यार अब मैं क्या जवाब अब मैं क्या, क्योंकि सर वो अटेम्प्ट ऐसा था कि मतलब मेरा फिजिकल भी ठीक था। जैसे कि आप सब मुझसे पहले मिले तो आपको पता होगा कि मैं पहले मेरा बॉडी कैसी थी और अब कैसी है। तो उस समय मतलब ये मुझे थोड़ा, पहले तुम हाँ पतले होते थे। उस समय सर मुझे थोड़ा मतलब ऐसा अंदर से यकीन था कि हाँ इसमें फिजिकल तो हो ही जाना चाहिए, क्योंकि मैं उस समय बहुत ही ज़्यादा अपने शरीर के साथ हार्ड फिजिकल कर रहा था। पर जब वो वहाँ पे नहीं हुआ सर, तो मतलब एकदम से नहीं होता कि मतलब एक एंड आ जाता, क्योंकि उस समय सर मेरा सीजल का अटेम्प्ट भी नहीं हुआ था। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जब आप सीपीओ में बाहर हो गए, क्योंकि सीपीओ से पहले तो आप बहुत बार बाहर हो चुके हैं, तो सीपीओ में भी जब आपको पता था कि इस बार हो ही जाना है, हाँ, और आप उसमें भी बाहर हो गए, जब तो मतलब ये एक ऐसा मोमेंट था कि जब आपके पेशेंस की भी हद हो चुकी है टेस्ट होने की, कि एक ऐसा मोड़ आ चुका है जीवन में कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं इतनी बार बाहर हो चुका हूँ और अब तो मैं अच्छे पीक पे हूँ और वहां से भी बाहर हो गया, तो अब मैं क्या करूँ?
मतलब पहले तो मैं काफ़ी देर तक वहीं लेटा लेटा रोने लगा और मैं सब मतलब सो गया हूँ, 10-15 मिनट सो गया। तो फिर वो जब एक गार्ड था वो आया, फिर उसने उठाया मुझे, उसने कहा क्या हुआ? तो मैंने उससे बोला कि 3 अटेम्प्ट होने चाहिए, 2 ही अटेम्प्ट मिले हैं। तो फिर उसने समझाया कि कोई बात नहीं, अभी अपना बैग उठा के घर जाओ, बाद में जो भी करना हो करना। तो फिर मैं कैसे भी करके अपना बैग उठाया और यही बाहर निकले, जैसे ही जो एयरफोर्स ग्राउंड था, पापा बाहर खड़े थे। पापा ने पूछा क्या हुआ? मतलब मेरी तो हिम्मत ही नहीं बढ़ रही थी, मैंने कहा कि हुआ नहीं पापा। वैसे पापा से मुझे पता है बहुत ख़राब लगा हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, होगा कभी तो हो ही जाएगा। चलिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर बाप ये कह दे कि कभी ना कभी तो हो ही जाएगा, और वो एक थपथपाने वाला जो पीछे से हाथ लगता है ना, वो बहुत कीमती होता है, और उसमें कोई भी लड़का कुछ भी कर जाता है। देवराज, मैं एक सीधा पॉइंट पे आता हूँ कि आपका स्कूलिंग जो है वो गांव से रहा है, यस सर। हिंदी मीडियम से। यस सर। हिंदी मीडियम से के लड़के के लिए इंग्लिश में आना बहुत टफ हो जाता है। सर मतलब मेरी तो स्टार्टिंग से ही मतलब पूरी पढ़ाई हिंदी में हुई, तो उसके बाद अचानक से इंग्लिश में शिफ्ट होना मतलब मेरे लिए मुश्किल तो था। लेकिन सर जैसे वो कहते हैं ना कि मुझे स्टार्टिंग में ऐसे टीचर मिल गए। जैसे मैं स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने अगर पढ़ाई शुरू की थी यूट्यूब पे, तो मैंने आपसे की थी 2021 में, वो भी एयरफोर्स के लिए। और वो भी सर मतलब 12th के बाद मुझे पता भी नहीं था कि लाइफ में करना क्या है। करना क्या है। तब मेरा बिल्कुल अलग ही मतलब मोड था करियर को लेके। तब मैं सोचता था कि मैं कहीं टीचिंग लाइन में जाऊंगा। तो 2020 में जब कोरोना आ गया था, तो लॉकडाउन लग गया था, तो फिर मतलब ऐसे कहते हैं ना कि कोई भी क्लू नहीं है कि लाइफ में आगे क्या करना है। तो ऐसे मैंने एक कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। तो वहाँ पे एक दोस्त था मेरा, वो मतलब उसको सब मेरा बड़ा भी बोल सकते हैं। तो वो कंप्यूटर साथ में जाते थे हम लोग। तो उसने मुझे बताया कि तुम्हारी हाइट वगैरह तो अच्छी है, तो तुमको एयरफोर्स का एग्ज़ाम देना चाहिए। मैंने कहा कि मुझे तो पता नहीं इसमें क्या होता है क्या नहीं होता। तब उसने बताया कि 12th के बाद दे सकते हैं, उसमें हाइट क्राइटेरिया रहता है, एज क्राइटेरिया रहता है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा पढ़ना कहाँ से? तब उसने मुझे सजेस्ट किया कि चैनल है यूट्यूब पे, वहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट करें। तो मैंने मतलब उनकी बात मानी और मैंने एयरफोर्स का वो फॉर्म भी डाल दिया था। और फिर मैंने आपसे ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो सर आप थे और जो भी मतलब फैकल्टी थी, उनसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। 3-4 महीने तक मैं पढ़ा। उसके बाद मेरा एग्ज़ाम हुआ और मतलब भगवान की कृपा कहें और सर आप लोगों का आशीर्वाद कहें तो वो मेरा हाँ एग्ज़ाम हो गया था। वो बाई ग्रुप में 50 मार्क्स का आता है, तो उसमें मेरे 42 मार्क्स थे। तो तब से मेरी अंदर सर इच्छा थी कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मिलना चाहता हूँ। हाँ, और लेकिन तब सर देहरादून था। हाँ, तो देहरादून तो मतलब दूर जाना था, तो नहीं आ सकता लेकिन था। अब दिल्ली आ हाँ, गए अब दिल्ली आ गए हैं और मैं भी दिल्ली में हूँ। तो मैंने कहा हैं। आप तो मिल सकते हैं सर से। बहुत बढ़िया। मतलब इच्छा थी, लेकिन इंतजार बड़ा हो हाँ, गया। इंतज़ार बड़ा हो गया, मतलब 5 साल से इंतज़ार करना पड़ा उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इंतजार लंबा करना पड़ा, ये तो ठीक है, बट मैं ये कहूँगा कि ये इंतजार भले ही लंबा हुआ हो, रास्ता बहुत कठिन था, मेहनत तुम्हारी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन रिजल्ट वो आज आज आप संतुष्ट हैं। यस सर। अगर आप किसी बच्चे को ये बताना चाहें कि कभी कभी रास्ता हो सकता है बहुत लंबा हो, कांटे ज़्यादा हो, लेकिन कुछ तो भगवान आपके लिए, जितना बड़ा रास्ता होगा, जितना कठिन रास्ता होगा, कुछ तो भगवान आपके लिए शायद कुछ बहुत बेहतर तैयार कर रहा है। यस सर। हारना नहीं है। जो भी मतलब कैंडिडेट होते हैं, जैसे मेरे दोस्त जान पहचान के लोग भी काफ़ी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि बस अपने ऊपर भरोसा रखो और पढ़ते रहो। और ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर आजकल जैसे मैंने देखा है कि अगर कोई एक टीचर से पढ़ रहा है, तुरंत फिर वो 1 महीने पढ़ता है, उसके बाद दूसरे टीचर शिफ्ट कर देता है, फिर कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैं उससे बस ये कहता हूँ कि जिनसे पढ़ रहे हो उनके ऊपर भरोसा रखो, भरोसा रखो। खुद पे भरोसा रखो और भगवान पे भरोसा रखो। क्योंकि मतलब दरवाजा अगर एक बंद होगा तो कहीं ना कहीं सक्सेस मिल ही जाएगी, कभी ना कभी तो मिलेगी। क्या बात है, हमारा लड़का बड़ा हो गया है, अच्छी अच्छी बातें करने लगा है, बहुत बढ़िया। ये इंसान एक्सपीरियंस से सीखता है। ये चीज़ें जब आप ठोकरे खाते हो ना, उससे समझ में आती हैं, यस सर। क्योंकि बचपन से कोई ऐसा नहीं होता है। सर से जब मेरा पहली बार एयरफोर्स का अटेम्प्ट हुआ था, तो जैसे कहते नहीं सातवें आसमान पर होना, मैं उस पे था। क्योंकि 12th हुआ, उसके बाद तुरंत एयरफोर्स का एग्जाम निकल गया। ऊपर गए। मुझे लगा कि अरे अब तो सिर्फ फिजिकल बाकी है और तो हो गया, हो गया सरकारी तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी, वो भी एयरफोर्स में। और सर मतलब मेरे परिवार में सर कहीं भी कोई सरकारी नौकरी कभी नहीं लगी है। तो अच्छा, आप पहले सरकारी, यस सर, तो मतलब सीधा इंस्पेक्टर। हाँ सीधा इंस्पेक्टर। तो परिवार में क्या रिएक्शन होते हैं? सर मतलब परिवार में तो बहुत मतलब अच्छा भी रिएक्शन था कि सब लोग कहते हैं कि आओ कभी मिलने आओ। लेकिन अब सर मतलब जॉब की वजह से नहीं जा पाता हूँ, क्योंकि टाइम मतलब हो जाता है ऐसा। लेकिन जब भी मैं जाता हूँ घर पे, तो सबसे मिलता हूँ जाकर, दोस्तों से, अपने परिवार वालों से जो भी हैं, तो सबसे मिलना होता रहता है। लेकिन उस समय से सर कि जब लगता था कि अरे अब तो हो ही जाएगा, जब फिजिकल जैसे जैसे पास आ रहा था, तो दिमाग में सर में कि लड्डू फूटा था कि अरे अब तो हो जाएगा। जब वहाँ पे फिजिकल नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि अरे इतना भी मतलब आसान नहीं होता है। तो मुझे लगा कि तो पहले पहले हम हवा में उड़े,
हाँ, फिर पता तुरंत चला कि नीचे आके गिरे, नीचे आके गिर गया। फिर समझ में आया कि नहीं इतना भी आसान नहीं। इतना भी आसान नहीं है, लेकिन सर थोड़ा सा वो था कि अरे पहले टाइम में एयरफोर्स का तो निकल गया है, हो सकता है दोबारा में निकल जाए। एफ कैट का निकल गया, तो मैंने कहा अरे ये तो और भी अच्छा है, क्योंकि एयरफोर्स में मतलब बाई ग्रुप में था, तो एफ कैट में सर लेफ्टिनेंट होता है, तो मैंने कहा ये तो उससे, हाँ एज एन ऑफिसर उससे भी अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। तो फिर से थोड़ा सा वो था कि अरे अब तो एफ कैट निकल गया है, एफएसबी तो निकल ही जाएगा। 2-3 बुक्स ले आए थे पढ़ने के लिए, वो पढ़ी लक्ष्य मूवी की तरह, बस हाँ, एक छोटा सा एसएसबी है, एसएसबी वो है, तो मैं निकाल लूंगा। निकाल लूंगा। और फिर पता चला कि नहीं इतना आसान तो नहीं होता है। लेकिन फिर उसके बाद सर जो शुरू हुआ कि लगातार फेलियर फेलियर फेलियर, फिर वहां से निकलना मुश्किल था सर, क्योंकि जब 2-3 बार फेल हो गया तो मैंने सोचा कि तैयारी वगैरह नहीं करेंगे, तो फिर मैंने मतलब तैयारी बंद कर दी, 3-4 महीने नहीं किया। तो जिस स्कूल से मैं पढ़ा था, तो उन्हीं के जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने मतलब उनको पता तो था ही कि इस बच्चे ने एग्जाम देता है, निकाल लिया है, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम अभी तैयारी ना कर रहे हो तो पढ़ा सकते हो स्कूल में। अच्छा, पढ़ाया भी है? हाँ, फिर मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। कौन सा सब्जेक्ट? सर वैसे तो मैं मतलब 8 तक पढ़ाता था, जनरल साइंस और कंप्यूटर, क्योंकि यही दोनों स्ट्रॉन्ग थे, और मतलब कह सकते हैं कंप्यूटर पढ़ाने के बाद भी मैं कंप्यूटर में फेल हो गया था। हो जाता है। तो कुछ 3-4 महीने पढ़ाया, लेकिन सर मतलब अंदर से वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था, क्योंकि जैसे एक बार वो हो जाता है कि लगता है कि हमने एग्जाम निकाल लिया, फिजिकल रह गए, तो फिर छोड़ के पढ़ा रहे हैं, तो मन में ये लगता है ना कि काश हो ही जाए। तो फिर मैंने फिर पढ़ाना, फेलियर का सा टैग लगता है। हाँ, कि अरे कि 3-4 मतलब इतनी 1 साल तैयारी हो चुकी थी तब, ये तैयारी की, 2-3 एग्जाम भी निकाल लिए, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर मैंने मतलब बहुत मुश्किल से, क्योंकि सर उस समय हमारे घर की हालत ऐसी नहीं थी कि मैं घर पे लेटा रह सकूं या तैयारी कर सकूं, तो वो उस समय में मुझे फैसला लेना पड़ा कि अब मुझे स्कूल बंद करना पड़ेगा। कभी कभी लाइफ में ना एक ऐसा मोड़ भी आता है, और ये लगभग मुझे ऐसा लगता है हर लड़के की ज़िंदगी में एक ऐसा टाइम आता है कि अगर वो शुरुआत में या तो कामयाब हो जाए, और अगर नहीं होता है तो फैमिली की प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो कहीं ना कहीं उसके उस डेडिकेशन को, ठीक है, थोड़ा सा हिलाती तो है, थोड़ा परेशान तो करती हैं, उसकी तैयारी में खलल तो डालती हैं। बट यहीं पर कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो पहाड़ की तरह खड़े रहते हैं, वो दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वहाँ टूट जाते हैं। बट मेरा मानना ये है कि देखिए यही तो चैलेंजेस है जो लाइफ आपको टेस्ट कर रही होती है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन फिर भी झेलते हैं, फिर भी करते हैं, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में जरूरी नहीं हर किसी का होता हर किसी का हो जाए, है ना। बहुत रेयर कोई ऐसे लोग होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में करते हैं, अदरवाइज 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, 6 अलग अलग एग्जाम्स, है ना। तो वो जो दौर चलता है ना, कभी अप लगता है हो गया, कभी फिर नीचे आप वापस आओगे, जिंदगी फिर तमाचा मारती है आपके मुंह पे, फिर आप खड़े होते हो। तो वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक अच्छा इंसान बनाती है, वो टेस्ट होता है आपका उस समय पर। वो सर मुझे लगता है एग्जाम से पहले असली एग्जाम वही होता है, एग्जैक्टली, हाँ। कि किस तरह से आप उस समय कैसे बिहेव करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब चिड़चिड़ापन, मुझे भी सर काफी होता था, मुझे लगता था कि कोई बोलता था तो मुझे लगता है कि यार ये क्या बता रहा है, खराब भी लगता था बहुत ज्यादा। लोग कहते थे कि अरे इतने सारे लाखों लोग, जैसे मैं जब मैंने बोला था कि मुझे एसएससी की तैयारी करनी है, तो मतलब एक क्लोज रिलेटिव थे, उन्होंने मुझसे बोला था कि ना जाने लाखों बच्चे घूम रहे हैं तो तुम्हारा क्या हो जाएगा। तो मुझे भी लगता था कि बात तो उनकी भी सही है, ना जाने कितने ही लोग घूम रहे हैं, किसी का नहीं हो रहा, तो फिर मेरा कैसे, करोड़ों फॉर्म भरे जाते हैं। हाँ, लेकिन मैंने कहा कि सर कोशिश तो हम कर ही सकते हैं, अब क्या करें, और तो कुछ था नहीं ऐसा जो हम लोग कर सकते हैं। अब क्या कहते हैं रिलेटिव्स? अब तो सर कहते हैं कि हमें तो पता था, हो जाएगा, हमें तो पता था कुछ करेगा। हाँ यार ये जो है ना, ये हर किसी के साथ होता है, लेकिन ये अभी कहना बहुत आसान है। यस सर, हमने बहुत आसानी से ये बात बोल दी, बट मैं समझ सकता हूँ उस समय का दर्द क्या रहा होगा कि जब उन्होंने ये बात बोली। तो क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा होता है, मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, हमने भी वो चीज़ झेली है कि जब कोई भी आके जैसे मैंने एनडीए का स्टार्ट किया तो मुझे बोल दिया कि अरे एनडीए थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है, एनडीए तो बड़े लोग करते हैं। अब हमें बड़े लोग समझ में नहीं आता, वो बड़े लोग कौन होते बड़े हैं। लोग कौन होते हैं, हाँ, वो कभी समझ में ही नहीं आया जीवन में कि इस बड़े से क्या मतलब है। तो फिर धीरे धीरे समझ में आया कि बड़े कुछ नहीं होते, जो मेहनती होते हैं वही बड़े होते हैं, वही बड़े होते हैं, सही और वो बात है। कोई भी निकाल सकता है। यस सर, तो जब मैंने मतलब वो सर उस समय एक डिसीजन मुझे लेना पड़ता है ये कि, तो मैंने बड़ी हिम्मत करके पापा से कहा कि पापा मैं पढ़ाऊंगा नहीं, 1 साल और मैं तैयारी करना चाहता हूँ। तो पापा सर मेरे हमेशा मेरे साथ दिया, मैंने जो भी डिसीजन लिया तो उन्होंने साथ दिया। उनका ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें लगता है तैयारी करोगे तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से मैंने स्कूल छोड़ के घर पे अपनी तैयारी दोबारा से स्टार्ट कर दी। फिर मैं एसएससी के लिए तैयार करने लगा था। फिर जितने भी मतलब मैं एयरफोर्स से, क्योंकि सर उसमें एज भी जा चुकी थी, तो फिर मैं बिल्कुल एसएससी के एग्जाम्स में ही आ गया था। एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, सीपीओ, सीएचएसएल और सीजीएल, यही पांचों फेज वो जो मतलब इससे हम एक मैसेज दे सकते हैं ऐसे बच्चों को कि बेटा ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप लोग ये सोचें कि मैं तो सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ तो बस सीजीएल के लिए ही पढ़ाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं सर, आपने एक इंग्लिश पढ़ी एयरफोर्स के एग्जाम से, यस सर, वहां से स्टार्ट किया,
आपने उसी इंग्लिश को धीरे धीरे बढ़ाया और उसी से ही आपने कोई भी एग्जाम, चाहे वो CHSL हो, CPO हो, SSC GD हो, MTS हो, CGL हो, FCAT हो, तो कुछ नया तो नहीं होता ना, सब्जेक्ट तो वही होता है, बट उस सब्जेक्ट पे हमने धीरे धीरे क्या करना है, कमांड करते चले जाना है। अच्छा, एक क्वेश्चन है यहाँ पे मेरा, बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि फिर अगेन मैं वही कहूँगा, तुम हिंदी मीडियम से हो तो स्टार्टिंग में मेहनत लगती है, वोकैबुलरी जैसे बच्चों को लर्न नहीं होती है, और एक बड़ा सवाल रहता है, और वोकैब का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, तो आपने कैसे उस चीज को किया? सर जब मैंने वोकैबुलरी स्टार्ट किया था तो सर आपकी जो क्लासेस चलती थी तो आप उसमें एक जो भी आपकी क्लास होती थी उसमें आप 20 या 30 वर्ड पढ़ाते थे, तो मैं उनको नोट डाउन कर लेता था, फिर अगले दिन सुबह उठ के भाई मैं एक बार रिवाइज करता था और फिर शाम को एक बार रिवाइज करता था। तो मतलब स्टार्टिंग में तो दिमाग को मतलब लगाना पड़ता है उसमें कि बार बार रिवाइज करने। हाथ से नोट्स बनाए? हाँ सर, हाथ से नोट, मेरे सारे हर सब्जेक्ट के नोट मेरे हाथ से बने हुए हैं। इवन जो भी मैं क्लास लेता हूँ, मैंने आज तक जो भी क्लास ली वो सब मैंने हैंड रिटन, और उसमें सर डेट भी डाल देते कि इस डेट को मैंने ये क्लास ली। अच्छा, हाँ। तो हाथ से नोट जब हम बनाते हैं तो उसमें ज्यादा फायदा होता है रादर देन कि हम कोई PDF या फोटो कॉपी। सर मुझे लगता है हाथ से नोट्स बनाना बेस्ट है, क्योंकि PDF से आप पढ़ तो लेंगे लेकिन वो आप भूलने लगेंगे, जो आप चीज हाथ से लिखी है पता वो आप, हाँ, और वो आप बार बार पढ़ सकते हैं। सर मैंने एक चीज देखी, से कोई एक PDF है, अगर आप उसको पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कहाँ पे क्या चीज लिखी हुई है, लेकिन जो चीज आपने हाथ से लिखी हुई है उसमें आपको ये पता रहता है कि हार्ड कॉपी में हाँ आपके पास अवेलेबल होता है, पेपर से 10 दिन पहले भी आप रिवाइज कर सकते हैं। 4 बार आप रिवाइज करोगे तो आपको जो आते हैं वर्ड वो छोड़ देते हैं, और जो नहीं आते हैं उनको हाईलाइट कर लिया। ये सर एग्जैक्टली सर यही मेरे साथ होता था कि जो वर्ड्स मतलब मुझे आते थे वो मैं अगर नोटबुक खोलता था तो वो वर्ड्स मैं देखता भी नहीं था, जो मुझे नहीं आते हैं सीधे आंखें उसी के ऊपर जाती थी कि ये वर्ड मुझे नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो याद नहीं होते हैं। तो स्टार्टिंग में तो मैंने मतलब बहुत एक तरीके से रटे हैं सर वर्ड्स, पूरी कॉपी भर लेता था, फिर वो डेली सुबह आधा घंटा या 1 घंटा निकाल के पढ़ता था बैठ के। धीरे धीरे वो तो खैर एक मेमोरी होती है, धीरे धीरे हम किसी चीज को करें तो अपने आप ही वापस हो जाता है। एक सवाल और है, GS क्योंकि एक बड़ा समस्या अगेन रहता है, तो GS के लिए कहाँ से शुरुआत हुई? सर GS के लिए तो मैं स्टार्टिंग में बिल्कुल क्लूलेस था, फिर मैं RW से जुड़ा, नवीन मतलब किसी ने बताया था, मेरे दोस्त ने, कि एक नवीन शर्मा करके टीचर हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो फिर मैंने सर की स्टार्टिंग वाली क्लासेस की थी जो स्टैटिक की क्लासेस थी। अच्छा, फिर मैंने वो करना स्टार्ट की, उसके बाद मतलब उनको मैंने पूरी तरीके से याद किया, फिर थोड़ा सा मतलब इम्प्रूवमेंट मुझे अपने में लगा, तो फिर मैंने उसके बाद सर के जो बैचेस आते रहते थे ना वो मैं करता रहता था, जो भी उनके मंथली प्रैक्टिस आते थे वो मैं पूरे करता था, उनको नोट्स बना लेता था। नायक प्रैक्टिस सेट भी आया था जो भी सर के, उनका सर मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन मुझे वीडियोस की वो बताया कि एक में 35 वीडियो थी, एक में 40 थी, और ऐसे मतलब ऐसे गजब, बहुत अच्छे से तुमने रगड़ा लगाया हुआ है चीजों का, तो बहुत शानदार। बस वही याद करते रहते थे और वही लिख लिया। फिर अगले दिन जब क्लास लेने बैठते थे उससे पहले एक बार जो प्रीवियस क्लास है उसको एक बार पढ़ लेते थे, जिससे कि मतलब याद रहे या दिमाग में रहे, कि क्योंकि सर उसको हम लोग ज्यादा रट नहीं सकते, क्योंकि GS को कोई अंत ही नहीं है। तो ये है कि जो सर पढ़ा रहे हैं वो आज अगर क्लास है, जो कल क्लास थी वो एक बार पढ़ लो, फिर आज जो क्लास है वो कल पढ़ लेना, बस। और लास्ट में वीक पे रिवीजन। हाँ, वीकली रिवीजन, और जब एग्जाम से पहले एक बार जो भी आपने मॉक टेस्ट कब लगाना स्टार्ट किया? सर मैंने पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। मतलब सिलेबस क्या एडवाइस देना चाहोगे एज ए कि भाई अब तो आपका सिलेक्शन हो गया है और मैं एक स्टूडेंट हूँ जो फ्रेशर हूँ, तो मुझे क्या मतलब आप सलाह दोगे कि मैं मॉक टेस्ट कब लगाना स्टार्ट करूँ? सर पहले तो कोई भी स्टूडेंट मतलब अगर स्टार्ट कर रहा है तो पहले उसको सिलेबस पूरा कंप्लीट करना चाहिए, इंग्लिश का और मैथ का, क्योंकि रीजनिंग का सिलेबस तो ऐसा है वो जल्दी कवर हो जाता है। इंग्लिश और मैथ का जितनी जल्दी बच्चा सिलेबस कंप्लीट कर लेगा उतनी जल्दी वो उसको रिवाइज कर सकता है, क्योंकि इंग्लिश और मैथ सिलेबस को कंप्लीट करने से सर कुछ नहीं होता, जितनी बार रिवीजन करेंगे उतनी बार एक टॉपिक को 10 बार भी पढ़ना, मैथ्स में प्रैक्टिस चाहिए और इंग्लिश में रिवीजन चाहिए। अगर आपके जो डाउट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे, जैसे कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ने पूरा सब्जेक्ट पूरा चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर वाइज तो पढ़ लिया, लेकिन जब वो मिसलिनियस एरर्स होते हैं फिर वो निकाल नहीं पाता कि यहाँ पर एरर क्या, क्योंकि सपोज करिए नाउन का कुछ चैप्टर है तो उसको पता है कि नाउन की ही एरर है, लेकिन जब मिसलिनियस में होगा तो उसे यही नहीं पता किस चीज का एरर है। तो सर ये मेरे साथ होता था, तो इसलिए तो मैं बार बार उसको रिवाइज करता था, जो भी मेरे नोट्स बने हुए थे इंग्लिश के, मैं उन नोट्स को बार बार पढ़ता था। हालांकि चैप्टर वाइज थे वो नोट, जैसे कि नाउन जो आपने पढ़ाया था सर, तो वो नाउन के सारे रूल्स थे, लेकिन उनको बार बार रिवीजन करने से होता था कि जब मिसलिनियस में वो क्वेश्चन आता था तो फिर वो इजीली हो जाता था। तो इसलिए पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करें, उसके बाद फिर आप एक बार जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर आप मॉक लगा सकते हैं। तो जब आप मॉक लगाएंगे स्टार्टिंग में तो आपके मार्क्स कम आएंगे। जैसे मेरा जब स्टार्ट किया था, मैंने पहले बार जो सीजीएल का मॉक दिया था उसमें मेरे 76 मार्क्स थे। ओके,
लेकिन मैं उस समय मतलब ये नहीं था कि यार 76 ही मार्क आए, मुझे पता था क्योंकि अभी तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट किया है, तो मार्क्स तो कम आएंगे। आउट ऑफ 200 यस सर 76। 76 आया। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं हमारे कि अगर इतने मार्क्स देख लें तो उनको बुखार हो जाता है और वो कहते हैं कि हम कर ही नहीं सकते। तो मतलब आपने फर्स्ट टाइम 76 से स्टार्ट Yes, किया sir. और फिर लास्ट कितना आया सर अभी? लास्ट जो मैं एसएससी का प्री देने के लिए गया था, उसमें मेरे 178 आए थे। तो वो जो लास्ट मॉक लगाया था उसके बाद मैंने मॉक लगाना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि हाँ अब ये अगर इसके बाद अगर मॉक लगाया और उसमें 140 या 130 आए तो फिर परेशानी होगा, इसलिए 178 आ गया। मैंने कहा बस अब तो यहाँ से हम एक बात सीखते हैं बच्चों कि अगर आपने फर्स्ट टाइम, क्योंकि बिगिनर्स फर्स्ट टाइम मॉक टेस्ट देता है तो उसको कई बार ये भी नहीं पता होता सच में कि कितना स्पीड है क्या है, तो वो बहुत कम मार्क्स दे और कंपैरिजन करता है। सर जो कोई मैंने बच्चा हाँ 2 साल पहला है, 3 साल पुराना है, उससे कंपैरिजन करेगा तो वो कंपैरिजन भी गलत है। उसको ये नहीं मानना चाहिए कि आज मेरे 76 है, हो सकता है कि कल मैं 178 पे भी चला जाऊं। सर इसमें एक पॉइंट की जो मैंने पहला मॉक लगाया था उसमें मैं मतलब टाइम से नहीं लगाया था, जो प्रीवियस ईयर वाली बुक आती है ना उसमें से लगाया था, तो मैं बिना टाइम देखे 1 घंटे में नहीं लगाया था मैंने वो पूरा, वो 1.5 या 2 घंटे में लगा होगा जाके कहीं पे। बस ये है कि मुझे वो खत्म करना था कि एक बार पहले लगा के देखें कि पेपर में कैसा होता है कैसा आता है, क्योंकि एयरफोर्स में क्या था कि वो 50 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन ऐसे करके टाइम सफिशिएंट होता हाँ, लेकिन इसमें इधर टाइम करो। हाँ इधर टाइम का रूल ज़्यादा है। बहुत बढ़िया। तो ये भाई कई चीज़ें सीखने को मिली देवराज से हमें, जैसे कि सबसे पहले तो अगर 8-10 एग्जाम दिए हैं और आप बार बार बाहर हो रहे हो तो भगवान आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर लिए बैठा है और बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, सब कुछ जो होता है अच्छे के लिए होता है, कोई अच्छी चीज़ आपका इंतजार करिए। दूसरा, हिंदी मीडियम से भी हम सीजीएल जैसी जॉब ले सकते हैं और एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते हैं। ठीक है, तो आज के बाद कभी ये नहीं कहना कि हिंदी मीडियम के बच्चे नहीं कर सकते हैं। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर मार्क्स आपने जब सिलेबस पूरा किया और आपके कम मार्क्स हैं तो उसके बाद भी 76 से 70 मार्क्स हैं, वहाँ से भी आप जाके 178 तक पहुँच सकते हो। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ समय का खेल है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वक्त बीतता है तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट धीरे धीरे होता चला जाता है। फिर अगेन वोकेबलरी का भाई ने बताया ही है कि भाई नोट्स बनाओ, कोशिश करो। ठीक है, वैसे तो हार्ड कॉपी निकाल के उस पर भी लिख सकते हो, हाथ से लिखना तो पड़ता ही है, यस सर। लेकिन हाथ से लिखो तो वो और अच्छा है। यस सर। अगर नहीं टाइम मिल रहा, कई लोगों को होता है, जैसे बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं, इवन मैं तो देखता हूँ कि कोई जैसे मान लो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में है, उसको सब इंस्पेक्टर बनना है, सीजीएल में देना है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के बहुत बच्चे तैयारी करते हैं। यस सर। तो अगर आप वर्किंग है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम, बहुत सारी लड़कियां हैं, काम भी होता है दिन में, नहीं मिल पाता, तो वो एक अलग बात है हाँ मजबूरी तब सर आप मतलब अगर आप कंपेटेबल है बुक पढ़ने से, हाँ आप पीडीएफ से, हाँ मैं मतलब पर्सनली सर हूँ नहीं कंपेटेबल ना, मुझे बुक में पढ़ा वो समझ में आता है। जैसे एसएससी के लिए वो ब्लैक बुक लोग बहुत रिफर करते हैं, मैंने सर वो बुक मैंने पढ़ी, मैंने मुझे समझ नहीं आई, फिर मैंने उस बुक को पूरी डायरी में हैंड रिटन कर लिया। मतलब जो पूरी ब्लैक बुक जितनी वोकैबुलरी है, एक डायरी थी इतनी मोटी 300-400 पेजेस की, उसमें सारा लिख लिया। लेकिन फिर मैंने उसको कोई पढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि जो मैं प्रीवियस पढ़ चुका था लगभग सारा वही आ रहा था उसमें। वही होता है। तो मैंने सोचा कि अब इतने अगर मैथ इसमें करेंगे 1 या 2 क्वेश्चन के लिए, उससे बेटर है कि मैथ या और जो इंग्लिश के जो टॉपिक्स हैं, जो और जो मतलब कंसेप्चुअल उसका पार्ट है वो कवर कर सकते हैं। वोकैबुलरी क्योंकि अब जो सीजीएल का एग्जाम आ रहा है उसमें वोकैबुलरी का ज़्यादा रोल मुझे लगता नहीं है, क्योंकि कंप्रिहेंशन उन्होंने बहुत हार्ड कर दिया है। वही तो ये है भाई, ये सारी चीज़ें थी देवराज के बारे में, सारी चीज़ें आपने सुनी हैं, एक एक बात को बहुत अच्छे से समझाया और फाइनली एक्साइज इंस्पेक्टर बन के हमारे सामने हैं, आप लोग के सामने हैं। मैं तो बस यही चाहता हूँ। तो यार देवराज, क्या कहते हैं, तुम्हारा ये था कि ये मुझे सर से मिलना है Yes, sir. और इतने समय के बाद तुम मिले Yes, sir. और तुम मिठाई लेके तो आए नहीं यार, लाए हूँ कैसे? सर। यार तुम कैसे हो, देखो इंस्पेक्टर बन गए वो बात ठीक है, Yes. हमारे लिए तुम आज भी वही रहोगे। Yes, ठीक है, sir. तो मिठाई खिलाना भी जरूरी है भाई। सही बोला ना भाई बच्चों, भाई हमारे लिए तो वही है ना, ये आज भी, कल भी था, आज भी वही रहेगा। ठीक है, इंस्पेक्टर है, अधिकारी है, वो सही है। ठीक है, सही कहा ना बच्चों, कमेंट बॉक्स में बता देना जरा। ठीक भाई, देखो यार हमें, हमारे लिए यही तो है, नहीं सबसे पहले यार तुम खाओ, वो ज़्यादा जरूरी है। ये जो मिठाई होती है ना सिलेक्शन वाली, कसम से बता रहा हूँ, वैसे मैं तो मीठा बहुत ही, आप जानते ही हो मुझे डिफेंस के टाइम से यस सर। कि मेरे को एक्सरसाइज फिटनेस का ज़्यादा शौक है, तो मैं मीठा बहुत कम खाता हूँ। आपको देख के मोटिवेशन मुझे भी आता था क्या एक्सरसाइज करने का। एक्सरसाइज करें, फिर ये अब क्यों नहीं आ रहा है, ये अब टाइम नहीं मिल पाता है सर ना। टाइम नहीं मिल पाता है। चलो बहुत बढ़िया, लेकिन कर लेना आगे चल के, यस सर। है ना, अभी शादी भी होनी है, आगे बहुत सारी अब जीवन मैं में सर बहुत सारी स्टार्ट जिम्मेदारियां हैं, सर आपको देख के स्टार्ट कर दूंगा फिर सर। दोबारा से Yes, मोटिव। sir. चलो मैं ये तो समझ सकता हूँ कि यार कम से कम कुछ तो है ना जो पॉजिटिव हम समाज में दे पा रहे हैं। ये मुझे खैर ये भी चीज़ होती है, बच्चे जब पूछते हैं सर इससे, तो मैं कहता हूँ कि यार अगर मान लो मैं जिंदगी में अपने कुछ भी 4% या 5% कुछ भी जीवन में दे पाया बच्चों को, मेरे लिए बहुत है। क्योंकि किताबें तो हम सभी पढ़ा रहे हैं, चीज़ें तो सभी पढ़ा रहे हैं, बट
अब जैसे आपने नौकरी लग गई तो किताबों से मोह छूट गया, अब आगे जीवन भी तो है ना, उसको कैसे जीना है। तो अगर हम वहाँ पे कहीं भी योगदान दे पा रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो खैर आगे कंटिन्यू रखना एक्सरसाइज, है ना। यस सर, अब स्टार्ट कर दूंगा सर। ठीक है, ठीक है। तो भाई बच्चों, ये थे देवराज। अगेन कमेंट बॉक्स में कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखेंगे सभी भाई को। और कन्नौज, मैंने फिर से बताया कन्नौज से ये है। और मैं चाहता हूँ कि यार ये जो सिलेक्शन की मिठाई है ना, सच बताऊँ मैं तो वैसे भी बहुत कम खाता हूँ, लेकिन इसको खाने का मन करता है क्योंकि इसमें ना मेहनत है। ये कहते हैं ना कि खून पसीने से जो कमाई हुई चीज़ होती है, ये वो मेहनत की चीज़ है। और ये एक टीचर की और एक स्टूडेंट की मेहनत की होती है। और जैसे मैंने कहा था कि टीचर का रोल क्या होता है, यार सच बताऊं अगर मैं टीचर को डिफाइन करूँ ना, तो टीचर ना वो चीज़ होती है कि जब बुरा वक्त होता है स्टूडेंट का तो उस समय पर एक अध्यापक साथ होता है, लेकिन जब एक अच्छा वक्त होता है तो अध्यापक ही साथ छोड़ देता है। यस सर। पूरी दुनिया फिर आगे, क्योंकि आप सबका हाथ पकड़ लोगे, फैमिली का, दोस्त का, सबका, लेकिन टीचर उस दिन से आपके पीछे से हट जाएगा यस सर। क्योंकि उसको किसी और का हाथ पकड़ना है। तो आप देखिएगा सच में तो टीचर तो अगर देखा जाए तो निस्वार्थ आदमी होता है यार, टीचर कह सकते हैं कि सफलता की सीढ़ी तक लाके छोड़ देता छोड़ देता है, बाकी सफलता की सीढ़ी से फिर आगे बढ़ते हैं। है। हाँ जैसे पेरेंट्स थे, सफलता नहीं थी तब भी साथ थे, अभी भी हैं। बट टीचर का तो होता है कि ले भाई अब तुम कामयाब हो गए हो, अब तुम अपनी जिंदगी को जियो। अपना देखो। लेकिन अब हमारा रोल है कि जो पीछे लोग हैं उनको आगे पहुंचाना है। तो वही तो हुआ कि इसका मतलब एक रोड है, उस रोड पे स्टूडेंट को चल के जाना है, और वो रोड जो है वो टीचर है। सर मुझे लगता है कि सबसे अगर निस्वार्थ जॉब है तो वो टीचिंग की है। अगर माता पिता के बाद अगर मुझे हाँ, लगता है कि वो टीचिंग की आती है, अगर उसको ईमानदारी से किया ईमानदारी जाए से तो। किया जाए। सर क्योंकि जैसे पेरेंट्स पेरेंट्स तो सर लाइफ टाइम साथ में रहेंगे ही। तो जैसे अगर कोई बच्चा अगर अनसक्सेसफुल है, अगर उसके पास सक्सेसफुल होता है तो मतलब उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसको मतलब प्रॉफिट या कहने कुछ भी कर लें वो मतलब फैमिली को मिलता है। लेकिन सर टीचर का ऐसा है कि जिस दिन हो गया जिस दिन हो गया उसके बाद से उनका साथ छूट जाता है। बट और फिर वो दूसरे आपने जैसे कहा कि बच्चों को पढ़ाने लग हाँ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अब आप निकले हो तो ऑब्वियस सी बात है, अब हमारा काम है कि पीछे जो आ रहे हैं अब उनको आगे ले जाना उनको आगे ले जाना है ना। आज आप इंस्पेक्टर बने हो, अब कल उनको बनाना है, तो ये हमारा काम होता है। खैर ये तो वही एक रोड की तरह है कि हम रोड की तरह हैं, लोग आएंगे चलते हुए चले जाएंगे, अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे और हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों कोई बात नहीं, हम भले ही रोड हैं, आप आइएगा चलिएगा और अपनी मंजिल पे पहुंचिएगा, आपके साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। और मैं चाहता हूं कि अगली मिठाई जो है वो बहुत जल्दी ही आपके साथ हो, और आप भी यहीं मेरे साथ पॉडकास्ट में बैठे हुए हों और इस तरीके की अच्छी अच्छी बातें जो हैं हमें बताएं और अपने संघर्ष के बारे में बताएं। तो ठीक है, आप सभी से मिलते हैं, मुलाकात होगी जल्दी ही। कौन कौन आ रहा है 2026 में कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं सभी को, तब तक के लिए जय हिंद।